नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पर डे की तरह पुनः आज राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शुरू करने के पहले बच्चों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो आज हम लोगों का जो प्रश्न है वह है, जिस पर हमारे प्रश्न पूर्ण बन रहे हैं, जात, धर्म और लैंगिक मसले। किस पर है? जात, धर्म और लैंगिक मसले। तो और यहाँ पर यह जानिएगा आपको कितने प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न जो 1 अंक का होगा, दूसरे खंड में आएगा वर्णनात्मक क्वेश्चन जो 4 अंकों के होंगे, वर्णनात्मक 2 भी है तीसरे खंड में जो 6 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। तो बच्चों क्लास को शुरू करने के पहले चैनल को लाइक जरूर करें और हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है इस पे हम लोग विचार करते हैं। पहला है कि सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य है। सांप्रदायिकता से तात्पर्य क्या है? सांप्रदायिकता का होते बच्चों धर्म, देश हो, विश्व हो। यहां देखें बहुत सारे धर्म चल रहे हैं और बहुत से धर्म चल रहे हैं, तो बहुत लोगों के द्वारा सारे धर्मों को स्वीकार अपने अपने ढंग से लोगों के द्वारा किया गया है। लेकिन अपने धर्म का ज्यादा श्रेष्ठ कर मानते हुए, श्रेष्ठ मानते हुए अन्य धर्मों के प्रति जो मानव समाज का एक नजरिया है उपेक्षित करने का, वहीं से सांप्रदायिकता की शुरुआत मानी जाती है। तो प्रश्न को हम कैसे करेंगे? सांप्रदायिकता है क्या? यहां है, जरा विचार करिए, 1 नंबर का है। सांप्रदायिकता पहला विकल्प दे रहा है, राजनीति की सोच पर आधारित होती है। सांप्रदायिकता राजनीतिक सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। यह एक ऐसी सोच है सांप्रदायिकता बच्चों, जहां यह माना ही जाता पर्टिकुलर कि धर्म ही जो है सामाजिक समुदाय का क्या करता है? निर्माण करता है। और इस मान्यता के अनुकूल सोचना ही सांप्रदायिकता है। यह मान लेना धर्म के नाते ही सामाजिक समुदाय बने हैं और इस मान्यता के अनुकूल सोचना ही क्या है? सांप्रदायिकता है। दंगा फसाद सांप्रदायिकता कहलाता है। दूसरे धर्म को प्रति घृणा फैलाना ही सांप्रदायिकता है। 2 संप्रदायों के प्रति दुश्मनी नहीं। सांप्रदायिकता राजनीतिक सोच पर आधारित है कि वह धर्म है सामाजिक समुदाय का क्या करता है बच्चों? निर्माण करता है। यह सोचना ही क्या है? हमारी सांप्रदायिकता है। तो सांप्रदायिकता का क्या तात्पर्य है? तो सांप्रदायिकता का तात्पर्य यही है, एक सोच है और जो यह मान ले कि धर्म ही समुदाय का, सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है और इस मान्यता के अनुकूल जो सोचता रहे वही सांप्रदायिकता है। अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा है, जाति पदानुक्रम से क्या तात्पर्य है? ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास। ग्रामीण क्षेत्र से कहां? शहर की तरफ जाना। दूसरा विकल्प है एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाना। पायदान जैसी एक संरचना जिसमें सभी जात समूहों का उच्चतम से निम्नतम स्थान होगा। एक पायदान है, इसका पदानुक्रम एक पायदान है, एक संरचना है और उस संरचना में बच्चों क्या करा कि सभी जाति समूहों का उच्चतम से
निम्नतम स्थान होगा। उच्चतम से कहाँ स्थान होगा? निम्नतम स्थान होगा। इसी को क्या कहा गया है? जाति पदाक्रम का मतलब यही है कि एक ऐसी संरचना जिसमें सभी जात समूहों का उच्चतम से निम्नतम स्थान होना ही जात पदानुक्रम है। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसमें भारत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं? वैसे आज इस क्लास के समय तक ये भी सत्य है कि पार्लियामेंट के अंतर्गत, दोनों सदनों के अंतर्गत महिलाओं को पंचायत के अलावा भी अन्य जगहों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। लोकसभा विधानसभाओं में भी बिल पास हो गया है। लेकिन इस प्रश्न पर जो पूछा गया है, पहले का प्रश्न है, तो वहां उस समय तक के आधार पर अगर हम लोग कहें कि भारत में महिलाओं के लिए 1/3 सीट कहां आरक्षित है, तो अभी बिल पास होने के पहले तक 1/3 सीट बच्चों किसमें प्राप्त है? सिर्फ पंचायत में। कहां प्राप्त है? पंचायत के अंतर्गत जो 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में यह पास हुआ था। बढ़ते हैं। भारत में 2011 ईस्वी में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत बतानी है कि आज भारत में पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता का अनुपात क्या है। विकल्प देंगे। विकल्प है 76 से पुरुष महिला 54, पुरुष 80 से महिला 62, पुरुष 82 से महिला 65। यहाँ पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता का जो दर है वह है बच्चों कितना? 82%। जहाँ पुरुष साक्षर वहीं 65% महिला साक्षर हैं। कितने हैं? 85% जहाँ पुरुष 82% जहाँ पुरुष साक्षर हैं, वहीं 65% महिला साक्षरता दर विद्यमान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, उस पर विचार करें। भारत में लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात मानने है कि 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं। किसी देश में या राज्य के अंतर्गत 1000 पुरुष पर महिला कितना है, वही अनुपात बताना क्या है? लिंगानुपात है। लिंग का, स्त्री और पुरुषों का लिंग कि किस अनुपात पर कितने हैं। प्रश्न देखा जाए, लिंगानुपात कितना भारत में? लिंगानुपात इस समय कितना बच्चों? 900 कितना है भारत में? लिंगानुपात जो है 943। कितना है? 943 लिंगा अनुपात है 1000 पर। अर्थात इसका आशय है 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं? 900 कितनी हैं? 43 महिला। इसी के आधार पर हमारे यहाँ लिंगानुपात निर्धारण किया जाता है। लिंग का निर्धारण पुरुषों के सापेक्ष बताया जाता है। कितने हैं? भारत में उस राज्य का नाम बताना है जहां लिंगानुपात सबसे अधिक है। अर्थात या महिलाओं का जो अनुपात है सबसे ज्यादा है, वह कौन सा है जहां लिंगानुपात सबसे बेस्ट है, सबसे अधिक है? तो वह है केरल। कौन सा है बच्चों? केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक है। भारत के राज्यों के सर्वेक्षण में विकल्पों के आधार पर केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का जो विकल्प है वहां हम देखेंगे लिंगानुपात सबसे बेस्ट कहां है? केरल का।
बढ़े। महिला संगठन और कार्यकर्ताओं के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, लोकसभा और कहां, राज्य विधान, कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। यहां वहां पंचायत में आरक्षण है 33%, लेकिन यहां कह रहा है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए, महिलाओं के आरक्षित कर देनी चाहिए। कितनी, तो कितनी होनी चाहिए, 1/3। कितनी होनी चाहिए, लोकसभा राज्यसभा के विधानसभा में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। कितनी कर देनी चाहिए, कुल सीटों का 1/3। कितना कर देना चाहिए, कुल सीटों का बच्चों कितना, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक ऐसे समुदाय के लोग जो साधारण पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसे लोग जो कहाँ रह रहे हैं, प्रश्न के आधार पर पहाड़ों पर और कहाँ जंगलों में रहते हैं, जिनका बाकी समाज से अधिक मेलजोल नहीं है, ये भारतीय समाज के किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो वे किस वर्ग के अंतर्गत आएंगे, ये आते हैं बच्चों अनुसूचित जनजातियां, अर्थात अनुसूचित जनजातियां पहाड़ी और जंगली, पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं, और समाज के अन्य लोगों से इनका कोई विशेष ताल्लुकात नहीं होता। तो ऐसे लोग जो रह रहे हैं इस देश के अंदर, उन्हें हम क्या नाम दिया गया है, अनुसूचित जनजातियां का क्या कहा जाता है, अनुसूचित जनजातियां। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, लैंगिकता की बात जब हम करते हैं, क्या लैंगिक है विभाजन कर, तो हमारा प्राय है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, स्त्री और पुरुषों के बीच में क्या अंतर है, इनका रेशियो कहाँ है, ज्यादा है या कम है। तो पुरुष के सापेक्ष कर करके देखा जाता है कि 1000 पुरुषों के सापेक्ष कितनी स्त्रियां हैं। तो यहां पर क्या होगा, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर ही, जैविक अंतर बतलाना ही क्या है, स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर बतलाना ही क्या है, लिंगानुपात। लेकिन विभाजन की बात करते हैं तो हमारा पर्याय क्या है, लैंगिक विभाजन का पर्याय है स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर को बताना है। बढ़े अगले प्रश्न पर। भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, 2 बार पूछ लिया। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था बच्चों कहां है, केवल पंचायती, लोकसभा विधानसभा मंडल तो कहां है, पंचायती राज संस्थाओं में। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। भारत के संविधान के संदर्भ में आपको बताना है कि जो कहा गया है वह कौन सा कथन क्या है, गलत है। पहला, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो सही बात करता है कि धर्म के आधार पर, धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये तो करता है मनाही, धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो ये कथन गलत नहीं बल्कि क्या है बच्चों, सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। हमारे यहां एक किसी धर्म के, यही भारत की अनोखी विशेषता है कि विविधता के बीच अगर कहा जाए, अनेकता के बीच भी एकता को स्थापित कर रहा। कैसे, अनेक धर्मों के साथ भी यहां उसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। तो कौन सा कथन है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ऐसा भारतीय संविधान में कहीं वर्णित नहीं है। किसी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बताया जाता। यह भारत जो कह रहा है यह गलत है, तो गलत ही बताना है। तो उत्तर क्या होगा, ख। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, सही बात है।
भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 से 28 तक पूरी तरह से कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आगे है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। सही है। क्या नहीं है भारत के संविधान में? यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है या नहीं है? तो हमारा उत्तर यहां क्या हो जाएगा? ख। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर के। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या दिया? धर्म का कोई स्थान नहीं है। नहीं, धर्मों का स्थान है। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, एक राष्ट्र है लेकिन एक धर्म विश्वास नहीं है। केवल बहुसंख्यक वर्गों को धर्म को मानता, कतई नहीं बहुसंख्यक वर्ग को धर्म को मानता दिया गया, बल्कि श्रीलंका में यथा विडंबना दिखाई दिया है। सभी धर्मों को समान समझा जाएगा। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वह इसलिए है कि भारत सभी धर्म लोग के जितने भी भारत में धर्म प्रवाहित हो रहे हैं, चल रहे हैं, सभी को समान समझता है। क्या करता है? इसीलिए भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष, अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि वह सभी धर्मों को बच्चों क्या करता है? समान दृष्टि से देखता है। अगले प्रश्न को देखा जाए। भारत में पंचायती राज की स्थापना, पहले ही क्वेश्चन बताया, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में पंचायती राज की स्थापना 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत। 73वें 74वें संशोधन कब? 1992 के अंतर्गत। कौन सा? 73वें और 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत यहां पर इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला करा कि एक ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है, उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है। पुरुषों को अधिक महत्व देते हुए महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? नारीवाद, समाजवादी, पितृ प्रधान। तो क्या कहा जाएगा बच्चों? पितृ प्रधान। पुरुषों को पितृ प्रधान में किसको महत्व दिया जाता? पुरुषों को महत्व देता है और महिलाओं पर उनको शक्ति भी प्रदान करता है। ऐसा है पितृ प्रधान। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म क्या है? तो भारत में राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं। भारत क्या है? धर्म निरपेक्ष। तो यहां न तो हिंदी धर्म आधिकारिक है, न ईसाई धर्म आधिकारिक है, न इस्लाम धर्म है। यहां क्या विकल्प होगा? कोई नहीं। तो ठीक है, अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए। तो अब साफ सी बातें हैं कि कहाँ? स्थानीय निकाय, जिसे हम पंचायत कहते हैं, कहाँ? स्थानीय निकायों में। राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में नहीं, परंतु हलक पास हो गया है, लेकिन स्थानीय निकायों में इस प्रश्न के आधार पर। महात्मा गांधी का विचार, यहां आपको बताना महात्मा गांधी का इन विकल्पों में जो चार दिए गए इसमें इनका विचार क्या था? इनका विचार था धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, ये महात्मा गांधी का विशेष स्टेटमेंट था कि धर्म को राजनीति से अलग किया ही नहीं जाता। अगर धर्म से राजनीति को अलग कर दिया जाए तो राजनीति मृतप्राय हो जाती है, अर्थात मर जाती है। तो यहां का विकल्प यह है। निम्नलिखित में किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? किसका संबंध यहां लोकतंत्र से नहीं है? लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन होता है या लोकतंत्र का आधार है। उत्तरदायी शासन होना, अपने कार्यों के पर सरकारें उत्तरदायित्व होती हैं, भी लोकतंत्र का आधार है। कानून के समझ समानता, कानून के समझ समानता, सभी को एक कानून के समझ समान समझा जाए, ये भी लोकतंत्र। लेकिन बहुसंख्यकों का शासन, यह लोकतंत्र नहीं है। निम्नलिखित किसका लोकतंत्र से नहीं है? निम्नलिखित किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? किसका नहीं? बहुसंख्यकों का
शासन यह लोकतंत्र के संबंध में सही नहीं कहा गया है। तो शुरू करें अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों जो है वर्णनात्मक से, पहला वर्णनात्मक जो कितने अंकों का होगा, 4 अंकों का। यहां हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में, किसको बढ़ावा देने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान ने क्या प्रावधान किए गए हैं, यह कैसे हैं। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं। आर्टिकल आपका 25 से 28 तक के धर्मनिरपेक्षता के ही संदर्भ में कह रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो कैसे हम इसे 4 नंबर के क्वेश्चन में लिखेंगे। देखिए, भारत राज्य की तरफ से किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दिया गया है। भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, जैसा धर्मनिरपेक्ष कहता है। इसीलिए धर्मनिरपेक्षता इसीलिए है, राज्य किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं देता। और इसकी बात है, दूसरा है कि यह सभी धर्म, चाहे जो भी धर्म हो, समान मानता। कोई बड़ा धर्म कोई छोटा नहीं, सारे धर्म जो भारत में प्रवाहित है सभी धर्म क्या है, समान है। धर्म के आधार पर किसी भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया। धर्म के आधार पर किसी सिस्टम में अगर भेदभाव किया जाता है तो अवैधानिक माना जाएगा। संविधान धार्मिक समुदाय में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। धार्मिक समुदायों में समानता को सुनिश्चित करने के लिए शासन धार्मिक मामलों में दखलंदाजी दे सकता है, देता भी है। यह छुआछूत की इजाजत नहीं देता। भारत का संविधान 617 छुआ स्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत की कतई इजाजत नहीं देता। अगला देखा जाए, अगला प्रश्न हमारा है कि लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। लोकतंत्र का अर्थ बहुत अच्छा इसका अर्थ बताए हैं अब्राहम लिंकन ने। उन्होंने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासित होने वाली शासन व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, जनता का हो और जनता के द्वारा निर्माण किया जाए और जनता के लिए शासन होना ही क्या है, लोकतंत्र। लिखते हैं लोकतंत्र एक क्या है, शासन चलाने की क्या है बच्चों, प्रणाली है। लोकतंत्र क्या है, शासन को चलाने की एक क्या है, प्रणाली है, जिसमें सत्ता शासन की प्रणाली है। तो लेकिन इसमें क्या होगा, सत्ता जनता के हाथों में होती है। शासन की एक प्रणाली है लोकतंत्र, और लोकतंत्र शासन की प्रणाली होने के नाते यह सत्ता कहां रहेगी, जनता के हाथों में होती है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी के डेमोक्रेसी किससे मिलकर बना है, डेमो और क्रेसी से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ होता है 2 शब्दों, ग्रीक का भाषा है डेमोक्रेसी का, यह ग्रीक के शब्दों के डिमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है। डेमोक्रेसी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कहां हो रही है, ग्रीक भाषा के 2 शब्द डिमोस और क्रेटिया। और डिमोस का अर्थ होता है जनता। डिमोस का अर्थ क्या होता है बच्चों, जनता, और क्रेसिया का अर्थ होता है सत्ता। डिमोस का अर्थ क्या है, जनता, क्रेसिया का अर्थ है सत्ता। अर्थात लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन करने की जो यह शक्ति है वह बिल्कुल किसके साथ हाथ है, जनता के हाथों में होती है। प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति कौन, अब्राहम लिंकन ने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र क्या है, जनता का, जनता के लिए और जनता का शासन है। शासन की एक प्रणाली है, वह है कौन सी, लोकतंत्र। और इस प्रणाली में संपूर्ण शक्तियां कहां विद्यमान है, भारत की जनता में। यह शब्द किससे मिलकर बना है, डेमोक्रेसी से। जिसका भाग 2 शब्दों से टूट कर, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का अर्थ है जनता, क्रेटिया का अर्थ है शासन। चलिए अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न हमारा, सांप्रदायिकता किस प्रकार की एक समस्या बन जाती है।
सांप्रदायिकता किस प्रकार की समस्या बन जाती है? समस्या तो है, सांप्रदायिकता आज बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो सांप्रदायिकता किसी एक धर्म, सांप्रदायिकता क्या है? यही एक धर्म के लोगों का समूह। सांप्रदायिकता है एक धर्म के लोगों का समूह ही क्या कहलाता है? संप्रदाय कहलाता है। एक धर्म के लोगों के समूह को हम क्या कहेंगे बच्चों? संप्रदाय कहते हैं। जब यह संप्रदाय क्या कर रहा? अपने आप को या अपने धर्म को श्रेष्ठ तथा अन्य संप्रदायों को क्या समझ लेता है? हीन। अपने धर्म को क्या मान लेता है? श्रेष्ठ। जबकि अन्य जो संप्रदाय हैं उनको क्या मानने लगे? हीन मानने लगे। तो समझिए सांप्रदायिकता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सांप्रदायिकता जो एक समस्या बना है वह मूल कारण है कि हम अपने धर्म को श्रेष्ठ और अन्य धर्म को हीन हम मान लें। तो वहां पर उदय किसका होगा? सांप्रदायिकता की समस्या अपने आप उत्पन्न हो जाती है। यह समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। और यह वहां ज्यादा शुरू होती है जब राष्ट्र का आधार क्या हो? धर्म हो जाता है। समस्या तब और भी विकराल होती है। कब? जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप ले लेती है। इसके अनुयायी, एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। एक धर्म के लोग दूसरे के खिलाफ क्या मोर्चा खोलने लगते हैं, बुराइयां करने लगते हैं, उसको नहीं मानने के लिए तैयार हैं। ऐसा और यह होता कब है? जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से क्या मान लिया जाए? श्रेष्ठ मान लिया जाता है। तभी यह होता भी है। और कोई एक धार्मिक संप्रदाय अपनी मांगों को दूसरे समूहों के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का प्रयोग किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और भी विकट हो जाती है। और यह समस्याएं आप देख रहे हैं जात संप्रदाय के रूप में अगर हम देखें तो भारत में तो है संप्रदायिकता का ही परिणाम था कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई बच्चों 1906 में। और सांप्रदायिकता का ही आधार था कि भारत दो संप्रभु राज्यों में विभाजित भी हुआ। जातिगत की भावनाओं से प्रेरित था श्रीलंका, वहां भाषाई के आधारों पर श्रीलंका एक धर्म को तवज्जो देने लगा बौद्ध को, वहां की समस्याएं भी इस ढंग से गृहयुद्ध के मुहाने पर पहुंच गया। तो यह प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा है जात पर आधारित निर्वाचन होने में क्या अन्याय? अगर जात के आधार पर निर्वाचन करा ही लिया जाए, सपोज करिए, तो उससे हानियां क्या है? हानियां हैं जात के आधार पर निर्वाचन होने में क्या हानियां हैं? किन्हीं दो हानियों का उल्लेख किए। अगर जात के आधार पर निर्वाचन होता है तो उससे हानियां क्या है? पहला हानि है जात के आधार पर झगड़ना। जात के आधार पर अगर चुनाव होता है तो हानियां क्या है? जात के नाम पर झगड़े का जन्म हो जाता है। चुनाव के दिन विभिन्न जातियों के समूह एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं और चुनाव स्थल की मतपेटियां ही गायब करते देखे सुने जाते हैं। करने मतलब कि विधि व्यवस्थाओं को न मानते कुचेष्टा के द्वारा अवैधानिक तरीके से अपने जाति को विशेष महत्व देते हुए अवैध तरीकों का भी इस्तेमाल करने लगते हैं। दूसरी समस्या कि राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत नेताओं को बढ़ावा देना, यहां अच्छे नहीं बल्कि जातिगत नेताओं को लाया जा रहा है। योग्यता को ध्यान नहीं रखकर कि जाति से अगर इस जाति के लोग होंगे तो हमें कन्वर्ट यहां से होगा चुनाव, तो जातिगत के नाते ही
राजनीतिक दलों द्वारा किसको बढ़ाया जा रहा है? नेता को बढ़ावा दिया जा रहा है। और चुनाव प्रचार के दिनों में प्रायः सार्वजनिक सभाओं के लिए मंच उसी इलाके में बनाए जाते हैं जहां भाषण होते हैं, वही इलाके में बनाए जाते हैं जहां किसी जात विशेष संख्या अधिक होती है। अगर संख्या नहीं है तो वहां मंच नहीं होगा, और मंच नहीं हो रहा है इसलिए कि वहां इस जात के लोग नहीं हैं। कुछ राजनीतिक दल जात विशेष के नेताओं को उकसाते हैं। नारों से प्रभावित जात विशेष के लोग उन्हें सिक्कों से तौलते हैं। उनके गुण, कर्म, योग्यता को दरकिनार कर वे उन्हें वोट इसलिए देते हैं बच्चों कि वह उस जात से रिलेटिव हैं, जबकि योग्यता का पैमाना होना चाहिए जो वहां नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? भारत में जात प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत में जात प्रथा का राजनीति पर भी और समाज पर भी क्या असर पड़ा, आए देखें। भारत में जात प्रथा वोटरों के ध्रुवीकरण में महत्वपूर्ण, ध्रुवीकरण वोटों को केंद्रित करने में जात बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम इसलिए पार्टी से हैं क्योंकि वह मेरी जात से रिलेटिव है। भूमिका निभाती है, वोटरों का क्या कर रही है? ध्रुवीकरण निभाती है। राजनीतिक दल समाज में लोगों की जाति आधार पर बांटकर, पूरे समाज को जात के आधार पर बांटकर ये अपना क्या करते हैं? वोट बढ़ाते हैं। पूरे समाज को जात के आधार पर बांटकर अपने वोट को बढ़ाते हैं और वोट पाने का इच्छा पूरी करते हैं। इस कृत्य को राजनीतिक सफलता उपयोग भी करते हैं, इसीलिए तो वोट ले रहे हैं, राजनीतिक सफलता मिले। जातियों में विभाजित भारतीय समाज का राजनीतिक दल देश की स्वतंत्रता के समय से अपने हित में उपयोग करते आ रहे हैं। देश की स्वतंत्रता के समय भी जातिगत के लोग अपनी सफलता के लिए लगातार इसके लिए प्रयास करते रहे हैं। जाति विचारधारा को उग्र करने से समाज में वैमनस्य बढ़ गया। हम जातीयता को अपने बढ़ावा की तरह दे तो अंदर से एक इंफियरिटी महसूस होगी जो हमारी उग्रता को बढ़ाता है, और साथ ही साथ वैमनस्य जहां पैदा करता है वहीं सामाजिक समरसता कम होती है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का प्रचलन था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उन्हीं का बोलबाला है। बोलबाला किसका है? वैसे जातियों का बोलबाला है जिनकी पढ़ाई लिखाई में क्या शुरू से लोग लगे रहे, जिन पर शिक्षा की पकड़ थी। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले से शिक्षा से वंचित रखा थक गया था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए पाए जाते हैं। तो जातिगत से समस्याएं पर अगर हम देखें तो जातिगत के आधार पर भारत में जात प्रथा राजनीति और समाज पर प्रभाव डाल रहा है, और इसी जात की वजह से भारत में ध्रुवीकरण हो रहा है। नेताओं को चुनने में उनकी योग्यता का नहीं, बल्कि हम ऐसे पैमाने को लेते हैं कि वह मेरे जात से रिलेटिव है, और इसी के आधार पर समीकरण भी बनाए जा रहे हैं। तो यह समाज के लिए भयावह है। जात प्रथा राजनीति समाज पर यह विशेष करके प्रभाव डाल रहा है। चलें बच्चों अगले प्रश्नों पर। तो इसी के साथ बच्चों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास के साथ पुनः मुलाकात होती है। जय हिंद।